बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 26 अप्रैल 2022 है, दिन है जी मंगल का। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा जंग शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया की जानिब से तीसरी जंग अजीम का खदशा जाहिर किया गया और उसकी वजूहात भी मॉस्को ने बताई हैं कि कौन सी वजूहात हैं जिसके बाइस रशिया तीसरी जंग अजीम का खदशा जाहिर कर रहा है। मॉस्को ने कुछ नए टारगेट्स, कुछ नए अहदाफ का भी ऐलान किया। मॉस्को एक तो अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन मॉस्को का जो फोकस है वो आज और कल का रोज अगर मैं बताऊं तो वो नए अहदाफ पर है। वो नए अहदाफ कौन से हैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। यूनाइटेड नेशंस में आज बहस का आगाज होगा। 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है, उनकी वीटो पावर को वो जस्टिफाई करेंगे, जिस पर बहस का आगाज होगा और फिर अल्टीमेटली वोटिंग भी करवाई जाएगी। वीटो पावर को लेकर 193 मेंबर ममालिक जो हैं वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे वीटो पावर के मामले को लेकर। इस मामले पर भी बात कर लेंगे। और यूएन के चीफ का दौरा आज से स्टार्ट हो रहा है। वो तुर्की, मॉस्को और फिर कीव जाएंगे, वहां पर मुलाकातें करेंगे इन ममालिक के सरबराहान से, जिससे कबल ही कीव की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से यूएन के चीफ के सामने एक मुतालबा रखा गया है, सिंगल डिमांड। वो डिमांड कौन सी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल रिसेंट अपडेट्स में आपको बता दूं कि मॉस्को अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज की बात करें तो लोहेंस्क का जो रीजन है वहां बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन आज और कल के रोज डोनेत्स्क में बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हुई। इसके अलावा भी यूक्रेन के दीगर शहरों में शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हो रही है। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि जो इस्कैंडर एम शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो मॉस्को ने पहुंचा दिया है यूक्रेन की सरहद पर। अब मॉस्को ने गुज़िश्ता रोज क्या किया, मॉस्को की जानिब से 6 जंगी जहाज, 6 बैटलशिप ब्लैक सी पहुंचा दिए गए हैं यूक्रेन के सरहद पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर। रशिया ने ये 6 जंगी जहाज पहुंचाए हैं। जो मॉस्कोवा रशिया का जो जंगी जहाज जिसे निशाना बनाया गया था, यूक्रेन ने क्लेम किया था कि हमने रशिया के जंगी जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद जो मॉस्कोवा जो बैटलशिप है रशिया का वो डूब गया था ब्लैक सी के अंदर। लेकिन रशिया की जानिब से डिनाई किया गया था और ये कहा था कि आग लगने के बाइस ये जंगी जहाज जो है वो डूब गया। और क्रू मेंबर्स का भी रशिया की जानिब से कहा जा रहा था कि क्रू मेंबर्स जो कि 500 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे वो महफूज थे। लेकिन रशिया की जानिब से अब एडमिट किया गया है कि 27 से 28 जो क्रू मेंबर्स हैं वो अभी तक मिसिंग है। और यूक्रेन के हमले के सबूत भी इंटरनेशनल मीडिया पर दिखाए गए हैं कि उस मॉस्कोवा जो बैटलशिप है उसे यूक्रेन की जानिब से निशाना बनाया गया था, जिसके बाद मॉस्को की जानिब से अब बैटलशिप 6 के करीब बैटलशिप जो हैं वो ब्लैक सी में पहुंचा दिए गए हैं। और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ब्लैक सी के अंदर 6 बैटलशिप्स का पहुंचाए जाना और यूक्रेन के सरहद पर जो इस्कैंडर एम शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम पहुंचाया गया है रशिया की जानिब से, इसका मतलब यह है कि रशिया किसी बड़े ऑपरेशन की, किसी बड़ी जंग की, फुल फ्लेज वॉर की तैयारी कर रहा है, जिसका इशारा दिया रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने। वो इंटरव्यू दे रहे थे। द ग्रेट गेम प्रोग्राम है रशिया के टेलीविजन 1 का ये प्रोग्राम है द ग्रेट गेम, जिसमें डिटेल्ड इंटरव्यू दिया सर्गे लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। एंकर की जानिब से सवाल क्या किया गया, एंकर ने सवाल किया कि रशिया, मॉस्को, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बहुत से ममालिक बात कर रहे हैं जंग अजीम सोम की, लेकिन रशिया की जानिब से स्टार्ट ही से डिनाई किया गया इन स्टेटमेंट्स को। ये कहा गया कि जो जंग अजीम सोम है वो किसी के हक में नहीं है, इसमें कोई विनर नहीं होगा, कोई लूजर नहीं होगा और अनएक्सेप्टेबल है जंग अजीम सोम। लेकिन जो मामला जिस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स नेटो ममालिक और रशिया की जानिब से सामने आ रही हैं, तो अब इस सिचुएशन में आपका क्या मौक़िफ़ है जंग अजीम सोम को लेकर। तो सर्गे लैवरोव ने क्या जवाब दिया। सर्गे लैवरोव ने, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अभी भी जंग अजीम सोम अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जिस तरह की हरकतें नेटो ममालिक की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह के इकदामात यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से उठाए जा रहे हैं, तो जंग अजीम सोम का खदशा एक्चुअली है, ये थ्रेट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और जंग अजीम सोम की जानिब ये तनाज़ा जा सकता है। उसकी वजह जब एंकर ने पूछी तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि जिस तरह से असलहा और गोला बारूद अमेरिका, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक जो बातचीत की कोशिशें हैं, नेगोशिएशंस हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान, उन्हें जिस तरह से अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की में जिस तरह से हवा भरी जा रही है, उन्हें जिस तरह से गोला बारूद, असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये रीज़न बन सकती है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जंग अजीम सोम की और इसका जो थ्रेट है वो एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये अनएक्सेप्टेबल है और उसमें किसी की जीत और हार नहीं होगी, लेकिन रशिया को ये ममालिक इस नहज पर लेकर जा रहे हैं कि ये जंग अजीम सोम की जानिब
ये तनाज़ा बढ़ सकता है और उन्होंने नए टारगेट्स का ऐलान किया। सर्गेई लैवरोव ने इसी इंटरव्यू के दौरान ऐलान किया मॉस्को की फोर्सेस एक तो ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर आगे की जानिब बढ़ रही हैं। तो सर्गेई लैवरोव ने कहा कि हमारा जो फोकस है और वो दिखाई भी दे रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ का मैं आपको बताऊंगा कि रशिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि हमने नए टारगेट्स अचीव करने हैं जिसके लिए मॉस्को की फोर्सेस ने काम शुरू कर दिया है। नए टारगेट्स क्या हैं? नए टारगेट्स मॉस्को के हैं इन्हीं तोहफे तहाइफ को निशाना बनाना, जिसे लेकर मॉस्को ने, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि ओडेसा के शहर के अंदर इन्हीं को टारगेट किया जो असलहे के गोले बारूद के अंबार ओडेसा के अंदर लगाए गए थे। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 हमले मॉस्को की जानिब से किए गए और वो रेल लिंक को मुनक़ता करना चाहते हैं, जिस रेल लिंक के जरिए ये तोहफे तहाइफ, ये असलहा, गोला बारूद, ये टैंक्स, ये मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं बरास्ता यूरोपियन कंट्रीज। तो उस रेल लिंक को टारगेट किया मॉस्को ने और सक्सेसफुली 6 से 7 हमले मॉस्को की जानिब से किए गए और रेल लिंक को मुनक़ता कर दिया गया, जिसको एडमिट किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मॉस्को की जानिब से अब रेल लिंक को टारगेट किया जा रहा है ताकि जो असलहा, गोला बारूद के तहाइफ नेटो ममालिक की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो यूक्रेन को ना मिल सकें। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री क्या क्लेम कर रही है? यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम कर रही है कि हमने कुछ इलाके मॉस्को से वापस ले लिए हैं, कुछ इलाकों में जो मॉस्को के हमले हैं वो हमने नाकाम बना दिए हैं। मॉस्को की जो वॉर क्राइम्स हैं उन्हें भी हाईलाइट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। अब मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर लेता हूं। ये स्टोरी है जनाब, यूक्रेन के गवर्नर हैं, खार्किव के साथ एक रीजन है गालबन, वहां पर इन गवर्नर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। इन्होंने, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी इनकी तस्वीर, ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन के जो शहरी, इन्होंने यूक्रेन के शहरियों को मुखातिब किया और उन इलाकों के शहरियों को खास तौर पर मुखातिब किया जहां पर रशिया और यूक्रेन की ट्रूप्स के दरमियान लड़ाई जारी है। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन के शहरी कान खोलकर सुन लें कि जो भी ट्रेटर्स होंगे उन्हें बद से बदतर सजाएं दी जाएंगी, जिसके लिए यूक्रेन ने एक स्पेशल फोर्स तश्कील दी है जो कि इन्हें आइडेंटिफाई करेगी। जो भी यूक्रेन के शहरी, यूक्रेन की मकामी आबादी रशियन फोर्सेस के साथ अगर उन्होंने कोऑपरेट करने की कोशिश की या उन्हें हाथ हिलाकर वेलकम किया या रशिया के झंडे लहराए गए तो उन्हें बद से बदतर सजाएं दी जाएंगी और दी जा रही हैं। बोचा का जो वाकया हुआ वो आपके सामने है, जिसे दुनिया के सामने लाकर, इंटरनेशनल मीडिया पर लाकर यूक्रेन ने यह क्लेम किया कि रशिया के फोर्सेस जिन इलाकों को खाली करके गई वहां पर यह हालात थे कि सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थी और मॉस्को की फोर्सेस इतनी पागल हैं कि वो सड़कों पर लाशें छोड़कर इंटरनेशनल मीडिया के लिए चली गई और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने मॉस्को के खिलाफ रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी और यूक्रेन ने इल्जाम तराशियां स्टार्ट कर दी। तो इस गवर्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भांडा फोड़ दिया, यूक्रेन की पूरी जो प्रोपेगेंडा है उसका भांडा फोड़ा और यह कहा कि जनाब यूक्रेन के शहरियों को बद से बदतर सजाएं दी जाएंगी, फांसी की सजा दी जाएगी, मौत की सजा दी जाएगी उन शहरियों को जो कि रशिया की फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करेंगी, कंप्रोमाइज करेंगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है यहां पर एथनिक रशियन बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं और वो रशिया की जो फोर्सेस हैं उन्हें मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें देखा जा सकता है कि मॉस्को की फोर्सेस ने ईस्टर्न यूक्रेन का जो इलाका कैप्चर किया, वहां पर जो यूक्रेनी शहरी हैं जो कि एथनिक रशियन हैं वो मॉस्को की फोर्सेस को हाथ हिलाकर, वेव करके, झंडे लहराकर वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस गवर्नर ने मीडिया से गुफ्तगू में उसी सीन को रिपीट किया और यह कहा कि इस तरह के शहरियों को सजाएं दी जाएंगी और फिर इल्जाम मॉस्को पर आयद किया जाएगा, फिर यूएन के इजलास बुलाए जाएंगे और वहां पर मजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। तो इसी तरह का एक इजलास आज स्टार्ट हो रहा है जिसमें बहस करवाई जाएगी। जो वीटो पावर रखते हैं जो ममालिक, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रशिया और चाइना शामिल हैं, उन पर बहस करवाई जाएगी कि वीटो पावर को जस्टिफाई करेंगे ममालिक। ये 5 परमानेंट मेंबर्स के वीटो पावर ये क्यों करवाया जा रहा है ये इजलास, में आपको बता दूं कि इस दौरान, इस 2 माह के दौरान जो भी करारदादें पेश की गई, मजम्मती करारदादें यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन पर रशिया के एग्रेशन को लेकर, तो उसे वीटो कर दिया गया था रशिया की जानिब से, जिसके बाद 57 के करीब ममालिक इंक्लूडिंग अमेरिका, उन्होंने यूएन में ये करारदाद जो है वो पेश की, ये आइडिया पेश किया कि जनाब परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है उनकी वीटो पावर को वो जस्टिफाई करें कि वो अपने फायदे के लिए ये वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा गलत है क्योंकि इस 2 माह के दौरान जितनी भी करारदादें पेश की गई उन्हें रशिया ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए उन करारदादों को कैंसिल
कैंसिल कर दिया। तो इस पर इजलास आज स्टार्ट होने वाला है, बहस स्टार्ट होने वाली है, अल्टीमेटली वोटिंग भी करवाई जाएगी। 193 मेंबर मुल्क यूएन के वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे 5 परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर के हवाले से। यूएन के चीफ का दौरा भी आज स्टार्ट होने वाला है। तुर्की से दौरा स्टार्ट होगा एंटोनियो गुटेरेस का, और वो तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो मॉस्को जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की आज व्लादिमीर पुतिन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू होनी है, यूएन के चीफ से मुलाकात भी होनी है, जिसके बाद यूएन के चीफ जो है वो मॉस्को जाएंगे। उनके मॉस्को पहुंचने से कबल रशिया की जानिब से मौकिफ सामने आ चुका है। रशिया ने यह कहा कि एंटोनियो गुटेरेस का जो दौरा है वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ममालिक सीज फायर के लिए राजी नहीं है। हाँ, रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूएन चीफ को ब्रीफ किया जाएगा, उन्हें अपने कंसर्न्स से आगाह किया जाएगा, उनके सामने अपने मुतालबात रखे जाएंगे, कुछ कंसर्न्स उनके सामने जाहिर किए जाएंगे, जिसके बाद यूएन के चीफ कीव रवाना हो जाएंगे। वहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से वो मुलाकात करेंगे। कीव की जानिब से भी यूएन के चीफ के अराइवल से कबल ही एक मुतालबा, सिंगल डिमांड रखी गई है, जो कि यूएन के चीफ के सामने रखी जाएगी। वो डिमांड क्या है? वो डिमांड सीज फायर है? नहीं। वो डिमांड जो है वो जंग को खत्म करना है? नहीं। पहली डिमांड जो यूक्रेन की जानिब से यूएन के चीफ के सामने रखी जाएगी वो डिमांड है अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो भी यूक्रेनी ट्रूप्स या किसी भी मुल्क के ट्रूप्स उस स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं और जो सिविलियंस हैं उन्हें निकालने का मुतालबा यूएन के चीफ से, यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के सदर की जानिब से किया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि वो मॉस्को को कायल करें कि इस स्टील प्लांट के अंदर जो भी सिविलियंस, जो भी ट्रूप्स, जो भी मर्सनरीज मौजूद हैं उन्हें सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए और एयर लिफ्ट करके मुल्क के किसी दूसरे शहर या फिर किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में मुंतकिल किया जाए। मॉस्को की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो फंसे हुए सिविलियंस हैं उन्हें एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करने का मौका दिया गया और मॉस्को ने यह अनाउंस किया कि हम सीज फायर करते हैं मरियोपोल के अंदर, स्टील प्लांट के अंदर जो सिविलियंस हैं उन्हें हम सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं, वो निकलें और यहां से चले जाएं। और जो ट्रूप्स और मर्सनरीज वहां पर मौजूद हैं उनके साथ क्या करना है, ये डिसीजन जो है वो व्लादिमीर पुतिन का है या फिर मॉस्को का है। लेकिन यूक्रेन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं 3-4 रोज से वो वहीं पर मौजूद हैं और यूक्रेन इंतजार कर रहा है यूएन के चीफ के दौरे का। यूएन के चीफ के सामने ये मुतालबा रखा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो राज वहां पर दफन है, जो बाहर नहीं निकल रहा मॉस्को की इतनी ज्यादा ऑफर्स के बाद भी, तो उसे एयरलिफ्ट करके किसी दूसरे मुल्क या मुल्क के किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया जाए। तो क्या मॉस्को को यह मुतालबा मंजूर होगा? मॉस्को को यह मुतालबा बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इकदामात किए जा रहे हैं यूक्रेन की जानिब से अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो राज छुपा बैठा है उसे छुपाने के जो इकदामात यूक्रेन कर रहा है और जिस तरह की कोशिशें और काविशें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से की जा रही हैं, तो यूएन के चीफ क्या कोई भी अगर मॉस्को से मुतालबा करेगा तो व्लादिमीर पुतिन को यह मुतालबा बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा, मंजूर नहीं होगा। मॉस्को ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है कि वो सिविलियंस को सेफ पैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन ने ढाल बनाया हुआ है उन सिविलियंस को। और कुछ व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट करते हैं, जाहिर है आपकी अपनी राय है और मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं, ये रशिया और नेटो की जंग है। और नेटो, अमेरिका, बरतानिया ये एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के अवाम को। जंग होनी नहीं चाहिए, किसी के हक में नहीं है। और ये जो सिविलियंस जो मारे जा रहे हैं इस जंग के दौरान यूक्रेन के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर, मैं तो ये कहूँगा कि यूक्रेन की बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ फ़लस्तीन की भी बात करनी चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त यूक्रेन और रशिया के दरमियान है, उस तरह की सिचुएशन फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दहाइयों से है, और उस पर इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से आवाज़ उठाता है वो आपके सामने है। उस तनाज़े पर भी मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो हालिया झड़पें चल रही हैं उनकी वजूहात बताई जाएं और उनकी अपडेट्स दी जाएं, उस तनाज़े पर भी बात करेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन के अदाकार सदर को, और यूक्रेन का अदाकार सदर ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के अवाम को, जो कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं है यूक्रेन के अवाम के लिए, यूक्रेन के फ्यूचर के लिए। हाँ, जो हीरोगिरी है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वो ज़रूर चमक रही है। वो दुनिया भर की पार्लियामान से खिताब कर रहा है और उसके इवज़ कौन कुर्बान हो रहा है? यूक्रेन के सिविलियंस, यूक्रेन की आबादी, यूक्रेन के शहर
शहरी जो लाखों की तादाद में यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज मुंतकिल हो चुके हैं, उनका क्या फ्यूचर है। यूक्रेन के सदर अगर इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहे नेटो को ज्वाइन करने और नेटो अपनी एक्सपेंशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ता रहा। मैं आपको एक और खबर बता दूं कि फिनलैंड और स्वीडन ने भी फैसला कर लिया है कि वो नेटो को ज्वाइन करेंगे। फिनलैंड और स्वीडन जो कि न्यूट्रल स्टेटस रखते थे, दो ममालिक, इनके बॉर्डर्स जो हैं वो रशिया के साथ मिलते हैं, तो इन्होंने, इनकी पार्लिमान ने फैसला किया है और ज्यादातर ने ये राय दी है कि नेटो के अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए। मई में ये दोनों ममालिक जो हैं वो नेटो को दरख्वास्त देंगे नेटो अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉस्को ने इन दोनों ममालिक को नाम लेकर कैटेगोरिकली वार्न किया था कि दोनों ममालिक नेटो को ज्वाइन करने से बाज रहें, वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना इन दोनों ममालिक के साथ साथ पूरे यूरोप को करना पड़ सकता है। तो जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, जिस तरह से रशिया के मुतालबात तो मानना दूर की बात, जिन बातों से रशिया के जो कंसर्न्स हैं, जिन बातों से रशिया मना कर रहा था ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि इन न्यूट्रल ममालिक को भी, तो उनकी जानिब से भी इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम की जानिब ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तनाज़ा, मैं आपको बताऊं कि कुछ चैनल्स में देख रहा था वो एंजॉय करते हैं तीसरी जंग अजीम। ये कोई आम चीज नहीं है, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरा यूरोप से स्टार्ट होगी तीसरी जंग अजीम, खुदा न खास्ता अगर हुई, और ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। रशिया की जानिब से भी खदशा जाहिर किया गया है तीसरी जंग अजीम को रोकने की आखिरी हद तक कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर ये जंग स्टार्ट होती है यूरोप से, नेटो ममालिक और रशिया से, तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। एक्सपर्ट्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो तनाज़ा, जो लावा उबल रहा है वो भी फटेगा, फिर चाइना इस जंग में इन्वॉल्व होगा, और जो नेटो ममालिक का अमेरिका का वाहिद प्लेयर इस रीजन में है वो इस जंग में इन्वॉल्व होगा। फिर उस जानिब अगर हम देखें तो ईरान और इसराइल जो हैं उनके दरमियान भी लावा उबल रहा है, फ़लस्तीन और इसराइल का मामला भी गर्म है। फिर अज़रबैजान और आर्मीनिया जिनके दरमियान सरहदी तनाज़े को लेकर अभी तक झड़पें चल रही हैं, तो वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली ये तनाज़ा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, और इसमें जीत किसकी होगी? किसी की भी जीत नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वर्ल्ड है, न्यूक्लियर जंग होगी और ये पूरी दुनिया को तबाह करके रख देगी। तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो तीसरी जंग अजीम को इंजॉय कर रहे हैं 2 महीने से, तो बिल्कुल गलत है और इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो मौजूदा तनाज़ा, जो मौजूदा जंग है, ये भी ख़त्म होनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कोई कोशिश करें इन दोनों सरबराहान की आपस में बातचीत करवाने की, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो मुकम्मल तौर पर गलत हैं। अगर आप नेटो की एक्सपेंशन का रशिया का कंसर्न देखें, और रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं नेटो की एक्सपेंशन को लेकर, जो कि रशिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए नेटो ममालिक। और अब जिस तरह के इकदामात इन नेटो ममालिक की जानिब से किए जा रहे हैं, जिस तरह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, अदाकार को इस्तेमाल करके यूक्रेन के अवाम को ढाल बनाकर जिस तरह के इकदामात रशिया के खिलाफ कर रहे हैं, और जिस तरह से न्यूट्रल ममालिक के फैसले सामने आ रहे हैं, जिस तरह की अनाउंसमेंट फिनलैंड और स्वीडन जैसे ममालिक के सामने आ रही हैं, और रशिया की जो डिप्लॉयमेंट है, उससे ये लग रहा है कि तीसरी जंग अजीम का खदशा है, जिसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। अब यूएन के चीफ का दौरा कितना फ्रूटफुल साबित होता है? क्या तुर्की के सदर यूक्रेन और रशिया के सरबराहान को टेलीफोन कॉल में, एक टेलीफोन कॉल में इनकी गुफ्तगू करवा पाएंगे, जिसके बाद ही जो मौजूदा सिचुएशन है वो किस रुख जाती है? यूएन के चीफ के दौरे और व्लादिमीर पुतिन से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू के बाद ये सिचुएशन वाज़ेह होगी कि आने वाले दिनों में ये तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करने वाला है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।